अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर महमूद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट आवर और आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप ब्रॉडकास्टर हैं, टीचिंग कर चुके हैं इंटरनेशनली और नेशनली, क्रिकेट कमेंटेटर हैं बढ़कर सबसे, फॉर्मर क्रिकेटर, एनालिस्ट और होस्ट भी काम एज आ होस्ट भी काम कर चुके हैं। आप अक्सर उन्हें अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा असद अली खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सर। सर, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा कि बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप क्रिकेट कमेंटेटर बने। आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपको देख के आप इंस्पायर हुए या फिर आपने खुद एक अंदर से आवाज़ आती है कि आई वांट टू बिकम क्रिकेट कमेंटेटर? मुझे सिर्फ एक इंस्पिरेशन थी ज़िंदगी में और वो थी कि एक हमारे बुज़ुर्ग थे, मेरे आई एम हिज ग्रैंड नेफ्यू मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। वो एक इंस्पिरेशन थे किसी हद तक, तो वो मैंने उनके नाम पे एक इदारा बनाया, वो एक इंस्पिरेशन थी। बाकी जो कमेंट्री शुरू की या मैं टीवी की तरफ आया वो रास्ते में चीज़ें आती गई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मैंने लाहौर रेडियो जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे मेरे वालिद के दोस्त ही थे अयूब रुमानी साहब, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया जैसा कैसा भी था। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़ और उस वक्त रेडियो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड था, अब भी है। उस वक्त बड़ा कदरिया मुझे लगता है बहुत सख्ती थी, तो वो करना शुरू किया। फिर आई स्टार्टेड मैंने शुरू में ड्रामाज़ किए। अच्छा। मुझे ड्रामा के लिए अप्रूव कर लिया, जाफ़र रज़ा साहब होते थे। तो वो जो ड्रामा करने गया तो वहाँ पे कवि साहब थे, वहाँ पे मुनव्वर सईद थे, रियाना सिद्दीकी थी और निगत भट्ट थी। इस किस्म के स्टारवर्ड्स थे और वो स्क्रिप्ट था इशफाक साहब का लिखा हुआ। मेरे ख्याल मैंने रीजनेबली गुड किया। साथ साथ मैंने ना वो करंट अफेयर की और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो जाफ़र रज़ा साहब ने मुझे एक और ड्रामे में बुलाया, बाद में कहा यार मुझे लगता है आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू रेडियो। और वहाँ पर फिर स्काइज़ लिमिट आप मुझसे पूछ लें, मैंने करंट अफेयर के प्रोग्राम किए। जब ये मोटरवे बनी है तो आई वाज कमेंटेटर, वहाँ से लाइव जो ब्रॉडकास्ट हुई थी। फिर मैं एज ए कमेंटेटर अप्रूव हो गया 1989 मार्च में, जब इंडिया की अंडर 19 यहाँ पर आ रही थी। इन दोज डेज रज़ा काज़मी वाज द प्रोड्यूसर, बिसाइड स्टेशन डायरेक्टर थे अब्दुल रब शजी। ये अब्दुल रब शजी साहब वो थे जो कि सिविल सर्विसेज छोड़ के रेडियो में आए थे। तो बहरहाल उन्होंने इफ्तिखार अहमद चिश्ती, मुजाहिद, मुनीर हुसैन और हसन जलील साहब को अप्रूव किया हुआ था एज ए प्रोड्यूसर। वो इतने इस लेवल के आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको मौका दे रहे हैं। इससे पहले मैंने फ़ोन करवाया था मेरे अब्बा के कज़न थे, मेरे अंकल थे अमीनुर रहमान। वो बहुत ऊंचे लेवल के प्रोड्यूसर थे रेडियो में। उन्होंने कहा भी जाओ, तुम्हारा ऑडिशन होगा लेकिन याद रखना इसमें रवानी बड़ी ज़रूरी है। तो 3 डे मैच था साहिबाल में, वहाँ पर मैंने कॉमेंट्री की। तो उसमें जडेजा भी थे जो इंडिया में बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उनके कुछ प्लेयर्स थे जो बाद में खेले। इंज़माम और मुश्ताक, ये मुल्तान डवीन की टीम में थे। कमेंट्री हो रही थी रेडियो पर, वो ठीक गया काम बढ़ता। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रोशनी किया और फिर 1995 में मैंने पहला मुकम्मल टेस्ट मैच किया। पहले ये होता था कि एक दिन में आपको 2 चंग मिलते थे टेस्ट मैच के, कुछ घंटे मिल जाते थे, आपकी रिकॉर्डिंग होती थी, इस्लामाबाद भेजी जाती थी, आप अप्रूव होते थे, नेशनल पैनल में आते थे। और वहाँ पर रेडियो में ये है, अब भी है मेरे ख्याल में, कि पहले बी कैटेगरी, फिर ए, फिर डबल ए यानी अबव एवरेज, और फिर आउटस्टैंडिंग। तो फिर मेरी 1992 में आउटस्टैंडिंग कैटेगरी हो रही थी, कीपिंग इन व्यू माई मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए। यहाँ पर कमेंट्री का सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने रेडियो पर बच्चों का प्रोग्राम भी 12 साल तक किया। ये 12 साल तक का जो बच्चों का प्रोग्राम है, ये इससे पहले मेरे वालिद साहब ने अक्टूबर 1938 में एज ए वेरी यंग बॉय ही जॉइंड ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, जब सोमनाथ चिप वॉज स्टेशन डायरेक्टर। तो उनको ऐसे बोलने का इतना शौक नहीं था। मुझे भी बाज़ बात लगता है कि मेरे अंदर एक प्रोड्यूसर है थोड़ा बहुत। तो वाल वो ये हुआ कि मैंने भी 12 साल बच्चों का प्रोग्राम किया, मेरे साथ रियाना सिद्दीकी होती थी। तो वो एक एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है मैंने वो ठीक किया। फिर कमेंट्री में मैंने पहला दौरा किया। मैं वाहिद कमेंटेटर हूँ जिसने कमेंट्री के 10 साल के बाद पहला दौरा किया, क्योंकि आप मान जाएँ कि यहाँ पे नेपोटिज़म और सिफारिश का कल्चर है। तो मुझे खुद ही रेडियो वालों ने भेज दिया। वो ट्विन टूर था बांग्लादेश का और इंडिया का 98-99 में। तो बाल वो उसके बाद फिर मुझे इमीडिएटली आई वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, और देन स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ टूर्स अब्रॉड। एक ये भी हुआ कि मुझे इफ्तिखार अहमद और चिश्ती मुजाहिद, टू वन ऑफ द फोरमोस्ट क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने कंपनी बनाई हुई थी फ्रेश एयर, वो राइट्स लेती थी, तो मैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस हो गया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे इफ्तिखार अहमद जैसे कमेंटेटर की पसंदीदगी उन्होंने मुझे पसंद किया और ऑफ़र की मुझे। मैं तो ये स्काई इज़ द लिमिट कि मैं अगर सोचूं कि यार इतने बड़े आदमी ने मुझे इतनी हौसला अफजाई की, बाकायदा मेरे 2-3 मतलब पीछे जाकर थपथपी भी उन्होंने दी, स्पेशली जब 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल इनाग्रेशन पे मैं कमेंट्री कर रहा था, वो जो आंखों देखा हाल था। तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। गाय मेरी बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में
थोड़े से लफ्ज़ में तारीफ़ करते हैं, वो भी एक समंदर होता था तारीफ़ का। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैं पीटीवी में मैंने आ गया, मैंने पहली कमेंट्री की वहाँ पर, फिर करंट अफेयर के प्रोग्राम शुरू कर दिए। 10 साल तक मैंने पंजाबी का प्रोग्राम किया। और फिर उसके बाद फिर उर्दू में आ गया। मुझे खुद वहाँ पर आगा मसूद शुरश साहब ने कहा कि आप पंजाबी से हट के आप उर्दू पे आ जाइए। तो फिर 8 से 9 न्यूज़ नाइट और ये वो सारे और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी और पंजाबी में भी। कमेंट्री में मैंने सारे वो काम कर लिए हुए, 10 स्पोर्ट्स, पीटीवी, जियो, फिर और भी चैनल्स जहाँ पर टीवी और रेडियो के आई वाज एंगेज। 106.2 बड़ा अच्छा रेडियो है, उस पर बड़ा मुझे पैशनेटली शौक है वहाँ जाने का। रेडियो पाकिस्तान में तो मैंने सब कुछ किया, सारे पाकिस्तान में जाके कर लिया, मुल्क में, दुनिया में, हर जगह जाके कमेंट्री कर ली। बिसाइड दिस आई बीन अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। मैंने लाहौर को रिप्रेजेंट किया पाको कप में, काज़म ट्रॉफी में, पैटर्न ट्रॉफी में। मैं पाकिस्तान के अंडर-17 सेलेक्टेड हूँ। और फिर क्रिकेट बोर्ड ने मुझे एक दफ़ा लाहौर में ढॉक लगी थी, तो मुझे उन्होंने वहाँ सेक्रेटरी ट्रेजरर बनाया। फवाद साहब वाज कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी, जिसमें मोहसिन कमाल थे, अख्तर मुमताज़ भट्ट थे, और फिर और लोग थे, अच्छे लोग थे। तो वहाँ पर हमने एक अच्छे तरीके से काम चलाया। मैं बेसिकली जो मेरा ज़रिए रोज़गार है वो एडवर्टाइजिंग है, तो आई नो बिट ऑफ एडिटिंग एंड वोकल्स, जिंगल्स एंड स्पॉट्स, रेडियो प्रोग्राम, POS, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये मैंने सारे काम किए हुए हैं। और बिसाइड दिस मैंने मौलाना ज़फ़र अली खान का, आई एम द ओरिजिनेटर एंड फाउंडर ट्रस्ट का, उस पर स्काई इज़ द लिमिट जो मैंने काम किया, वो एक ट्रैश था। ज़फ़र अली खान की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ख़ानदान में नहीं थी, बाहर भी नहीं थी, और कुछ लोग ये चाहते भी नहीं थे कि उनका कोई काम हो जाए। बहरहाल वो किया, उसमें काफ़ी अरसा मैंने लगाया, और मैंने वो मेरा एक एक्सपीरियंस था लाइफ टाइम, मैं समझता हूँ वो सब बड़ा एक्सपीरियंस था। आई बीन टू हार्वर्ड एंड बर्कले एंड कैम्ब्रिज। हार्वर्ड और बर्कले में मैंने लेक्चर्स भी दिए, मीटिंग्स भी अटेंड की। वो एक टूर था स्पॉन्सर्ड बाय PADF। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़फ़र अली खान की उनकी इकट्ठी कर दी। फैज़ अहमद फैज़ साहब की वो एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब की भी, तो वो काफ़ी कुछ मैंने काम कर लिया। अभी भी यानी अभी रिसेंटली 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, मैंने रेडियो कमेंट्री को तो फोरगो कहा, और मैंने एक TV चैनल पर आई वॉज देयर विद अलॉन्ग विद सलमान बट एंड फ्यू अदर एक्सपर्ट फॉर द डेली मैचेस एनालिसिस। वो 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट अभी ख़त्म हुआ है, कल ख़त्म हुआ है, तो वो भी एक और एक्सपीरियंस था। बहरहाल ये है कि लाइफ काफ़ी एक्टिव गुजरी है, काफ़ी काम किया, और मीडिया में मैंने सारे काम कर लिया। मुझसे कोई पूछ सकते हैं ये किया कि नहीं किया, तो पंजाबी की, उर्दू की, अभी मैंने आई एम वन ऑफ द फोरमोस्ट, पहला आदमी उसने पंजाबी में कमेंट्री शुरू की क्रिकेट की। हुआ ये कि यहाँ पे गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है, उन्होंने कहा जी आप पंजाबी में कमेंट्री शुरू करें, तो बहरहाल वो फिर जियो सुपर पर लाइव चली गई, और आई वॉज द फर्स्ट टू स्पीक आउट इन पंजाबी। मेरे साथ सलमान भट्ट थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान भी, और वो उनकी बड़ी मोटिवेशन थी कि ये होनी चाहिए। वो क्योंकि ऑर्गेनाइजर थे, डायरेक्टर क्रिकेट थे, वो चाहते थे कि इस ज़ुबान में, जैसे इंडिया जो है वो एक्सप्लोर करा, 12 लैंग्वेजेस में कमेंट्री करता है IPL में। तो हमने भी अभी पंजाबी में शुरू किया, बाकी सिंधी में, सराइकी में भी, और लैंग्वेज में भी शुरू हो जाए। उर्दू में हो रही है, लेकिन बड़ा छोटा चंक है, उर्दू में और ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना सारा आपने मुझे एक्सप्लेन किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिकली आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस फील्ड में आया है, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे? देखिए, मैं मज़े मुझे नहीं लिया करता, नहीं कहने का मकसद है कि जिसको आपने एंजॉय किया हो एज ये मैं एंजॉय। अब आपकी गुफ्तगू, आपने मुझे बुलाया, आप इतने अच्छे एंकर हैं, आपने इतनी इज्जत की है, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं अब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनसे मिला, उनको दिल के देख कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये इन चीज़ों से मुझे मज़ा आता है, मुझे रूहानी तस्कीन होती है। कोई मैं जो भी काम किया मैंने, वो कोई छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, तो वो मैंने पैशन से किया, डेडिकेशन। और ऐसे ऐसे मुश्किल काम किए हैं कि आप तौबा कर उठें। मसलन ज़फ़र अली खान जो हैं, मौलाना ज़फ़र, उनकी कोई चीज़ नहीं थी, एक चीज़ नहीं थी। उनका म्यूज़ियम बनाया, उनकी चेयर कायम की, 12,000 सफ़े ज़िम्मेदार के कायम किया, दफ्तर बनाया, फाइल सिस्टम शुरू किया, स्टाफ हायर किया, बिल्डिंग हायर की, और मज़ार बनवाया, और क्या किया, ज़फ़र अली खान अवार्ड का इजरा किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई। कोई मटीरियल ही नहीं था। आपको पता है, आप जानते हैं ये हब है इस वक्त, बड़ा इदारा है कि डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है। जब तक पास कंटेंट नहीं है, किसी के पास नहीं थे, और लोग बड़े फ़ख्र से कहते थे सानू कुछ नहीं पता। तो ये सारे काम किए, मुश्किल तरीन काम किए, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं समझता हूँ कि आई हैव अचीव समथिंग। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने हमेशा बात की है रेडियो कमेंटेटरी की इनफरादियत की, नो डाउट के एक यूनिक चार्म है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि क्रिकेट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, रेडियो डॉक्यूमेंट्री की स्पेसिफिकली? बड़ा अच्छा सवाल किया, शुक्र आपने सवाल कर लिया है। देखें, रेडियो हर जगह जाता है,
मैं इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए गया 1992 की बाद। एक स्पॉन्सर शो सर्विस इंडस्ट्रीज का हुआ करता था रेडियो पर, तो मुझे आशिक कुरैशी मरहूम ले गए उनके पास। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे लेकर इसलिए गए थे कि जो उस वक्त शौकत खान बनने वाला था कि इसकी प्रमोशनल कैंपेन चलानी है। तो मुझे इमरान खान ने कहा कि रेडियो हर जगह जाता है। तो रेडियो को जो बड़े स्टेबल, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेडियो की अहमियत को समझते थे। जब इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, तो हनीफ रामे साहब को भुट्टो साहब ने भेजा था कि आप लाहौर रेडियो जाएं और वहाँ की सहूलियात का जायज़ा लें। लुक एट द ब्रेन। रेडियो बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लेकिन अगर हम रेडियो अब देख रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स अच्छी खिदमत कर रहे हैं, 1 और 6 हैव डन वंडर्स। लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान ने इब्तदाई खिदमत की है फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जो काम उनका था वो रेडियो पाकिस्तान ने किया। रेडियो की जो कमेंट्री है वो हर जगह जाती है। आपके जो साहब मुझे लेने के लिए आए थे, उनका ताल्लुक उस इलाके से है जो पहाड़ी इलाका है। अब रेडियो पाकिस्तान की मीडियम वे नशरियात वहाँ पर भी जाती हैं, कमेंट्री लोग कान से लगा के सुनते हैं, टीवी भी वहाँ पे नहीं है। और गाड़ियों में रेडियो अभी भी जब कमेंट्री हो रही होती है, सब लोग, मुझे जितना रिस्पांस 106.2 पर मिलता था कि हम आपको सुन रहे हैं जी, इस वक्त सुन रहे हैं, बाद लोग रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो ये रेडियो फिर ये बड़ा तगड़ा मीडियम है, और मेरे ख्याल में अगर किसी ने सीखना भी है तो उसको रेडियो पर जाना चाहिए। लेकिन रेडियो वो हो जो उनको बता सके कि आप थथे हैं, आपकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल नहीं है, आप कुछ और काम कर लें। बड़े बड़े लोग, ये जो ऑडिशन है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है, और आपके यहाँ पे जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं वो इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं कि ये जो ऑडियो होता था, जो ऑडिशन होता था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो में तो ये था, रेडियो पाकिस्तान में, कि आप देहाती प्रोग्राम के लिए अलग ऑडिशन देंगे, अनाउंसमेंट के लिए अलग देंगे, कमेंट्री के लिए अलग देंगे, अंग्रेज़ी के लिए अलग देंगे, खबरों के लिए अलग देंगे, और हर एक की कैटेगराइजेशन जो है वो अलग है। तो दैट इज़ द रेडियो। रेडियो का एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि आज बड़ी गर्मी है, उफ, तो सुनने वाला कहेगा यार पता नहीं कितने की गर्मी है, या कोई तबाही का मंजर आप थ्रू योर इफेक्ट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कहेंगे आप पता नहीं कितनी बर्बाद, टीवी पे सब कुछ नज़र आ रहा है। दूसरा, अब टीवी का रोल सेकेंडरी हो गया, आप जानते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो रेडियो पे अगर कोई अच्छी चीज़ है वो तो लोग सुनना चाहते हैं, और रेडियो में जो अच्छी आवाज़ें हैं, दे आर एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलर एवरीवेयर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपकी कमेंटेटरी का अंदाज़ जो है बड़ा मकबूल हुआ माशाल्लाह से। तो जब आप जाते थे कमेंटेटरी करने किसी मैच का, उससे पहले आप क्या प्रैक्टिस करते थे, या क्या आप पे कोई प्रेशर होता था, किस तरह से आप उसको लेके चलते थे? देखिए, मैं कभी कागज़ इकट्ठे नहीं करता, मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मुझे मेरी साउंड ऐसी जानी चाहिए कि लोगों को अंदाज़ा हो कि ही इज़ मैन फॉर द जॉब। आपको प्लेयर्स के नाम, रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर का पता होना चाहिए। मुझे एक एडवांटेज था कि मुझे ये पता चल जाता कि ये शॉट कहाँ गई है, ये इशारे किस चीज़ के हैं, हवा कहाँ चल रही है, और ये क्या होने वाला है इस मैच में। क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त जो है, मैं लाहौर की 3 तगड़ी क्लबों में मैंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट सेंटर, वादत ईगल्स एंड मॉडल टाउन। और इतनी कम्पिटेटिव क्रिकेट थी कि ये जो हमारे आजकल के 15 गए हुए थे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, उनसे ज़्यादा कम्पिटेटिव थी। और क्रिकेट पे जब मैंने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, रेडियो पाकिस्तान पे जब मैं स्पॉन्सर शो करता था तो मेरे दाएं और बाएं कौन होता था? ग्रेट इम्तियाज़, ग्रेट नज़र, एजाज़ भट्ट साहब, शफकत राना साहब, और फिर बाद में अज़हर ख़ान और शफीक वापा साहब भी आते रहे। तो ये बड़े लोग थे, इनके नाम बिकते थे उस वक्त जैसे आजकल, और ये आजकल के दौर के क्रिकेट खेलने वाले थे, एग्रेसिव थे, ख़ासतौर पे इम्तियाज़ अहमद की बात करें तो। और फिर मैंने जो अब्दुल हफीज़ कारदार साहब, इनसे भी, वो तो किसी से बात नहीं करते थे, वो बड़े तमपनत वाले आदमी थे, बड़े आदमी थे। फजल साहब के घर भी जाकर उनके भी इंटरव्यूज़ और सारे उनसे बातें चाहते रहीं। फिर प्लेयर्स आजकल के जो जितने भी हैं, इनसे इंटरेक्शन वाज नो इशू फॉर मी। तो बहरहाल ये है कि वो हर चीज़ में इसको एक हिस्सा समझ के अपनी ज़िंदगी का, और प्लेयर्स को भी मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त की है। जो मुझे एक दफ़ा 1989 में मैं काज़िम ट्रॉफ़ी के मैच पर कमेंट्री कर रहा था, काज़िम ट्रॉफ़ी के मैच पर भी रेडियो कमेंट्री होती थी, PTV दिखाता था। तो मेरा वो दूसरा मैच था, तो मैं नीचे चला गया ग्राउंड में, स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम में। तो वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, आतिफ रऊफ़, वो रमीज़ के कज़न भी थे, और बाद में पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच भी खेले। तो वो मेरा बचपन का दोस्त था, तो मैंने उससे जाके नॉकिंग शुरू कर दी। नॉकिंग मीन के उसके लिए मुझे गेंदे करना शुरू कर दी। दैन जब लंच ख़त्म हुआ तो मैं ऊपर आ गया, तो मुझे इशारे से ना मैरी मकसूद अहमद, ग्रेट पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे कि तुसी हुण इन्हां च मिक्स ना होया करो, क्योंकि तुसी कमेंट्री कर रहे हो। हमारे आजकल के एक्सपर्ट का ये होता है कि टीवी पे बैठ के जो हमारे नामी ग्रामी एंकर हैं, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, वो मेरे प्रेसिडेंट साहब दोस्त हैं। दोस्त कैसे हो सकते हैं आपके?
हालांकि वो मेरे साथ खेलता रहा था इसलिए मैं उसके साथ चला गया। फिर मैंने ये उस वक्त से मैं आई रिमेन आर्टिकुलेट, यानी कि शुएब अख्तर साहब ने पूरी कोशिश की मुझे उन्होंने पसंदीदगी का मेरी तरफ इजहार भी किया, लेकिन मैं उनका दोस्त नहीं बन सकता था, ना मैं हूँ। और बाकी ये कि मैचेस में गपशप हो जाती है, तबादला ख्याल हो, दिस इज़ नेचुरल, लेकिन दोस्ती वाली बात करनी नहीं चाहिए। यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट इन योर लिविंग, इन योर स्पीकिंग एंड इन योर मूविंग। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, इसमें आपको बड़ा पर्सोनेबल आर्टिकुलेट होना चाहिए और कभी किसी के बारे में, प्लेयर के बारे में नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा ही है कि क्रिकेट बोर्ड में नौकरी के लिए भी ना कोई इस किस्म के बातें नहीं करनी चाहिए कि वो ये कहें कि यार ये तो बड़ा हमारे लिए ख़तरनाक है, इसको बुला लिया जाए। ये क्रिकेटर भी कर रहे हैं और कुछ मीडिया से रिलेटेड लोग भी कर रहे हैं जो साफ़ी नुमा हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपके कमेंटेटरी के कैरियर का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? कोई एक सर ऐसा जो आप कहें कि सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कैरियर का। देखिए बड़े बड़े वाक़यात भी हैं और बाज़ जगह बड़ी अच्छी कमेंट्री भी हो गई। तो मैं याद है कि जब 95 में मेरा पहला टेस्ट मैच था तो एक कलेक्टर कस्टम थे अकमल साहब, वो फैसलाबाद में तैनात थे। पहले मैं जब गया ऊपर तो कमर अहमद हमारे साफ़ी हैं, बड़े मशहूर, उनके साथ फवाद आशमी बैठे हुए थे, वो छोटा सा रेडियो रख के आगे बैठे हुए थे। उनकी वो तस्वीर मेरे पास अभी भी है, मैंने उनसे खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवाई। कमर अहमद साहब, अब से उनसे मेरी बड़ी फ्रैंकनेस है दोस्तों की तरह। अभी तुम कमेंट्री कर रहे थे उर्दू में, बड़ी अच्छी कमेंट्री कर रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो कलेक्टर कस्टम जो थे अकमल साहब, वो कमेंट्री बॉक्स में आ गए फैसलाबाद की, और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की। एक हमारे और भी कमेंटेटर थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कि यार यू हैव डन वंडरफुल जॉब। बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरा पहला था एक्सपीरियंस। फिर बाज़ डीजी हजरात ने बड़ी मेरी तारीफ़ की, बड़ा इफ्तिखार अहमद का ने मुझे। फिर सुल्तान एफ हुसैन, एक असल में पहले वो लोग बहुत सख्त हुआ करते थे। सुल्तान एफ हुसैन एक बहुत मायनाज साफ़ी थे पाकिस्तान के, उनके नाम पर एक स्टैंड भी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो स्पोर्ट्स टाइम के एडिटर भी थे। उन्होंने मेरे बारे में जब लिखा ना, तो मुझे पहले मैं उनके क्लब में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट सेंटर में। वो मियाँ सईद जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे ना अनऑफिशियल, उनके मेरे ख्याल में दामाद थे शायद। बहरहाल वो मेरे वालिद के साथ माउंटो में क्रिकेट भी खेला करते थे, सुल्तान एफ हुसैन। तो उन्होंने, मैं क्लब गया तो मैं बाइसिकल पे जाता था, तो मैंने जब बाइसिकल खड़ी की तो मुझे कहने लगे, राजा तुम तो बहावलपुर में थे, तुम कैसे आ गए? मैंने कहा आपने मेरी कमेंट्री सुनी? मैंने कहा कैसी सुल्तान साहब? तो कहते हैं बाकी जो कर रहे हैं उनसे अच्छी थी। फिर आफ्टर सम ईयर्स ही रोट अ कॉलम के अंदर एक हिस्सा मेरे बारे में लिखा उन्होंने। वो तारीफ़ किसी की नहीं करते थे, और आप नाम ले लें किस किस के उन्होंने लते नहीं लिए। और मेरे पास एक जो सबसे पॉपुलर कमेंटेटर थे, मेरे घर आए और कहने लगे यार सुल्तान एफ हुसैन साहब ने हमारी बड़ी बेइज्जती की, हम ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, उनके घर चलते हैं। यार वो इन चीज़ों में आने वाले थे कि बस फाइनेंशियल एक्सपर्ट, निशात शर्मा के मालिक भी थे, बड़ी रिनाउंड फैमिली थी लाहौर की। तो उन्होंने लिखा कि ये कमेंटेटर हमारे गए हैं, लेकिन एंड में ये लिखा, मैंने अभी भी नेशन की वो क्लिपिंग पढ़ी है, बल्कि मुझे फ़ोन करके बताया भी कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ कर दी। तो उसमें लिखा कि यंग राजा असद अली खान, मैंने इसको टीवी पर भी सुना है, उससे पहले रेडियो पर, ही इज़ मैन फॉर द जॉब, और वो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी, इतनी काफ़ी थी मेरे लिए। तो इस तरह के लोगों की जो हौसला अफजाई है वो बड़ी मेरे लिए गाय बहुत सी तारीफ़ें, लेकिन वो सेल्फ प्रेज़ के ज़मरे में आ जाती हैं। बहरहाल वो इस सिलसिले में आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हर प्रोफेशन में मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो आपको किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि ऑब्वियसली आसान तो होगा नहीं। अब मैं आपको बता दूँ, चैलेंज कोई नहीं थे, ना मुश्किलात थी, लेकिन जब मैं था तो उस मुनीर हुसैन साहब अरूज पे थे, BA खान साहब अरूज पे थे, हसन जलील साहब अरूज पे थे, हमीद अख्तर साहब अरूज पे थे, मोहम्मद इदरीस साहब अरूज पे थे। इनके अरूज का ज़माना था। इनके दरमियान मुझे इसलिए मौका मिल गया कि इदरीस साहब चले गए न्यूजीलैंड, तो मुझे ये जो साइड मैच वगैरह मिल गए एक दो अंडर 19 के खिलाफ, वरना वो भी नहीं मिलने थे। मैंने कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। एहतशाम मेरे खैर बाद में आए, और इकबाल बेग भी आ गए, तारिक सईद आ गए, तारिक सईद ने बड़ा नाम इस्टेब्लिश किया अपना, राना अशफाक एक और कराची के लड़के हैं वो, फिर और लोग भी थे, तनवीर इकबाल साहब हैं, अनीस रहमान भी कमेंट्री करते हैं, अच्छी करते हैं, और कुछ और भी लोग थे भी ज़हन में आ जाएंगे, अरजैदी मरहूम हो चुके हैं। फिर अंग्रेज़ी में थे ये लोग, तारिक रहीम एंड इफ्तिखार, और उमर कुरैशी साहब से मैंने कमेंट्री की। वो मेरे वालिद उनकी तारीफ़ किया करते थे, वो उनके बारे में आप लेजेंड कह सकते हैं, वो एक ऊंचे लेवल के थे, और वो फालतू बात किसी से नहीं करते थे, लेकिन वो
मेरे लिए वो उन्होंने बड़े इनकरेजिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए। तो ये चीज़ें आपको हौसला देती हैं, जो इतने जिनका उम्र का भी फ़र्क हो और जिनका नाम दुनिया लेती हो, तो वो उनकी तरफ से आपकी हौसला अफजाई होती है। और मैं इसीलिए स्टेटस पे आ गया, यू नो वो। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस काउंट बहरहाल होती है, जितना मर्जी बुरा दौर आ जाए, जितनी मर्जी नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आप राइज कर जाएंगे टू। और दूसरी बात, जैसे सच सच होता है ना और झूठ झूठ होता है, इसी तरीके से जो क्वालिटी और मेहनत है वो अपनी जगह होती है। दूसरा एक और चीज़ कि मेरे वालिद ने कभी नहीं चाहा था कि मैं रेडियो में जाकर इस प्रोग्राम करूँ, ना मैं खुद महसूस करता हूँ कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो रास्ते बनते चले गए। वो क्योंकि रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में थे, रेडियो पाकिस्तान में थे, फिर बाद में विलेज एड में चले गए। खुदा वक्त बुशा साहब जो थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो मेरे वालिद को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा कि आई नीड राजा फारूक अली खान, तो फिर मेरे फादर उसमें चले गए। वो एक बड़ी सॉर्ट ऑफ इंपीरियल सर्विस थी। दूसरा रेडियो पाकिस्तान और ऑल इंडिया रेडियो की, फॉर सम टाइम रेडियो पाकिस्तान और ऑल इंडिया रेडियो वाज इंपीरियल सर्विस, जैसे इंडियन इंपीरियल सर्विस होती है ना, सिविल सर्विसेज, ये उस लेवल की सर्विस होती थी। लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, उनकी बड़ी अप्रोच होती थी, वो बड़े रिस्पेक्टेड होते थे, बड़े सिलेक्टिव लोग होते थे। जैसे लाहौर रेडियो की बात कर रहे हैं, बीच में मैं आपको सारी बातें बताता जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो स्टेशन डायरेक्टर थे सोमनाथ चिब लाहौर रेडियो के, वो लेटर ऑन बन गए टूरिज्म सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके। और यहाँ पे कौन था, कामनी कौशल थी, शुंगलू ब्रदर्स से ओम प्रकाश, मेरे वालिद साहब उनकी तस्वीर भी है, देहाती प्रोग्राम किया करते थे। कामनी कौशल भी हमारे कैड में आती हैं, वो शी इज़ नाउ 90+, मेरी उनसे फ़ोन पे बात भी हुई थी, वो लाहौर रेडियो से थी। तो कहने का मतलब ये है कि रेडियो को जिसने मार खाई हो, अब तो खैर रेडियो की मार खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब लाहौर रेडियो पर भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं वो आर नॉट मैन फॉर द जॉब। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे अब आजकल जो स्टेशन डायरेक्टर आए हैं वो बड़े रवायत को हमेशा लेकर आगे चलें और उसमें बेहतरी पैदा करते हैं। हर दौर के नए स्टार्स होते हैं, पुराने नए स्टार्स हर दौर के होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ये है कि अर्शोबे में ना मिड जॉकर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। आई होप कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उस पर तवज्जो देंगे। बिल्कुल सही, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सर ये बताइएगा कि अब नई टेक्नोलॉजी आई है, नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो इसके आने से आपको क्या लगता है कि जो कमेंटेटरी है क्रिकेट में उसमें क्या तब्दीली आई है? बेपनाह इतनी चैलेंजिंग हो गई है, इतनी चैलेंज है इसमें, मुश्किल आप सोच नहीं, मुश्किल क्या, बेतहाशा प्लेयर्स हैं, बेतहाशा टीमें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप इसको मैच नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे? मैंने तो दोनों ज़माने देखे हैं ना। मैंने तो पीटीवी का वो ज़माना देखा है, मुझे कल किसी ने 1998 की मेरी एक रिकॉर्डिंग भेजी है। उस ज़माने में 14 इंच का टीवी होता था, और अब हम जाते हैं तो अनवा अक़साम की सहूलियात हमारे लिए होती हैं। यानी मेरे यहाँ पे एक लगा हुआ है, आई पीस लगा हुआ है, मैं यहाँ से बटन दबा के प्रोड्यूसर कहता हूँ ये ज़रा ये फलाना बंदा ये जो आपकी तरफ यार इसके शॉट देना मुझे, कहते ले जी ठक शॉट आ गया आप। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मुझे फलाना रिप्ले चाहिए, मुझे फलाने ग्राफिक्स चाहिए, ग्राफिक्स की अलग चीज़ चल रही है। तो उस ज़माने में सिर्फ 14 इंच की, लेकिन परफॉर्मेंस लाजवाब थी, कैमरा वर्क लाजवाब, प्रोड्यूसर मंशा नाथ और फिर वो जो अमजद शाहीन, इजाज़ मियाँ और वो कमाल लोग थे, इतने विजन और बड़ी डेडिकेशन थी। भारत अब ये जो बदला हुआ ज़माना है इसमें और चीज़ें हैं। अब ये हमारे कैमरामैन जानते हैं कि कैमरे के पीछे खड़े हुए लोगों के लिए सहूलत है या नहीं है। अब वो चबूतरे बने होते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ खड़े जाते हैं, और फिर 3.5 घंटे, या फिर अगर 4 डे क्रिकेट है या 5 डे क्रिकेट है तो फिर 7-8 घंटे आपको खड़ा होना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात मैं देखता था अपने सामने, जब कदाफ़ी स्टेडियम में जो जैसे हमारे सामने कुली खड़े हुए हैं, फिर मुझे उनकी तारीफ़ करनी पड़ी थी। वो ऐसे लेकर जाते थे, उस ज़माने में कैमरे भी मिलिट्री मॉडल होते थे, लेकिन कमाल था उनका, उस ज़माने में भी कमाल था और अब भी कमाल है। अब भी लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बड़े बड़े शानदार हैं, बड़े बेहतरीन हैं। और कुछ मुझे तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इससे कुछ थोड़ी मुसाबकत हो गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक जो हमारे सरकारी 2 इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, को कायम रहना चाहिए और हुकूमत को इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ के लोगों को हला शेरी देनी चाहिए, साथ सहूलियात भी देनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं आपकी चॉइस, कि आपने पीएसएल में कमेंट्री ज़्यादा इन्जॉय की या फिर आईसीसी इवेंट्स में या फिर बाकी मैचेस में ज़्यादा इन्जॉय की? मैंने तो आईसीसी के इवेंट बाहर इतने किए हैं, वर्ल्ड कप किए हैं, मिनी वर्ल्ड कप किए हैं, नॉकआउट किए हैं, और सदी का आखिरी वर्ल्ड कप भी मैंने किया इंग्लैंड में। लेकिन बात यह है कि आईसीसी पीएसएल में मज़ा आता है, अपनाइयत बड़ी होती है। मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्लरिश होते हुए देख के बड़ी खुशी होती है,
और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, बेहतरीन लोग होते हैं, बेहतरीन टीमें होती हैं। अभी मयार के हवाले से देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, और पैसा फेंकना पड़ेगा और महंगे प्लेयर बुलाने पड़ेंगे। फिर आपके साथ वो एक इंडिया है जो हर चीज़ में हमारे साथ मुकाबला करता है, हमारे खिलाफ साजिश करता है। हिस्ट्री है, अफगानिस्तान ने शुरू से हमारे खिलाफ कोई, हमारे हक़ में कभी कोई अच्छी ऐसी बात नहीं की। ये भी क्रिकेट की बात नहीं, दूसरे मामला भी हैं, उनसे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हम इस्लामी मुल्क है, तो ये इसके बावजूद हमारी क्रिकेट ने तरक्की की है, लेकिन तरक्की इन अ वे एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया बिकॉज मनी पोरिंग इन। लेकिन जिस मुकाम पर हमारे क्रिकेट को ये 2024 में होना चाहिए था, हम उसके बहुत दूर हैं, हम बॉटम पे हैं। और 6-7 टीमें, उसमें हमारा 5वां 6ठा नंबर है, 4था नंबर है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि जो हर मनफियत है ना, जिसमें आराम तलबी है, जिसमें खुशामद है, जिसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, जिसमें हौसला अफजाई नहीं है, जिसमें काम करने वाले की टांग खींची जाती है, इसने क्रिकेट को भी अपने नरके में ले लिया हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कल वो ख्वाजा नदीम अहमद लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कि उन्होंने कोचिंग कैंप लगाया, तो मैं एक रेडियो शो अभी भी करता हूँ, उसको बना के रेडियो पाकिस्तान भेज देता हूँ। तो आई गॉट हिम, उसको इंटरव्यू मैंने किया कि आप ये जो इधर लगा रहे हैं कोचिंग, समर कोचिंग कैंप, ये पूछा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछा। तो हम यही कर सकते हैं, हम खुद तो जाके काम नहीं ना कर सकते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिसमें इस्लाह की ज़रूरत है, और हमारी क्रिकेट जो है ये काफ़ी पीछे चली गई, आई टेल यू। इसके बड़े बुरे हालात हैं, लीडरशिप है नहीं, फेयर सिलेक्शन नहीं है, फेयर लोग नहीं हैं, और एक आदमी बहुत जगहों पर काम कर रहा है। देखें, बड़ा ज़रूरी है। 7 बंदों की सिलेक्शन कमेटी दुनिया में कहाँ होती है विदाउट इट्स चेयरमैन। सो बेसिकली यू आर ब्लेमिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर। अब अल्लाह करे, अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं नहीं कह रहा किसी को निकाल दें, सारे मेरे जानने वाले हैं कि उन्होंने काट देते, उन्होंने ले आवो। कुछ इसमें रेगुलेट, इसमें मेरिट को लेकर आएँ, मेरिट और अपने हाउस को ऑर्डर में करें, ये बड़ा ज़रूरी है। वो बड़े मसरूफ़ हैं, उनका पंजाब में रिकॉर्ड एज अ चीफ मिनिस्टर तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट और चीज़ है, ये जो क्रिकेटर है ना, ये ले दे जाते हैं, इनसे ज़्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं। कीप द डिस्टेंस, और आपके फैसले बोलने चाहिए, नॉट योर वर्ड्स। कभी आप ये कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख डॉलर दूंगा, कभी आप कह रहे हैं कि मैं सर्जरी करूंगा। ये 1-1.5 महीने के 2 स्टेटमेंटें आपने दे दी हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़रा बयान कम दें, इनको ऐसे मीडिया की ज़रूरत नहीं, उनका अपना मीडिया हाउस है। तो कोई ऐसे काम करें जो आने वाले वक्त पर, आने वाले वक्त के लिए, आने वालों के लिए एक मिशरा बन जाए। ये मेरी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त है। ठीक हो गया सर। ऐसा कोई ख़ास प्लेयर या ऐसी कोई ख़ास स्पेशल टीम या जिसके बारे में आपको कमेंट्री करने में अच्छा? मेरे लिए मूवमेंट बड़े अच्छे होते हैं। 2005 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आफरीदी की जो क्लीन हिटिंग है और रज़ाक की, उन्हें बड़े बड़े छक्के हैं, वो बयान करते हुए बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं तेज़ बोलता हूँ। तो वो जब होबार्ट में एक मैच हो रहा था, 2 अफरीदी ने छक्के लगा दिए ब्रैटली को, तो पंजाबी में कहते हैं अपनी लेंथ भूल गया सी, खड़ा हो गया था। तो वो बड़ा डिस्क्राइब करने का बड़ा मज़ा आता है शॉट्स को। जब अच्छी शॉट लगती है, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा आता है उसको डिस्क्राइब करना। मुझे पता चल जाता है कि ये बाइसेक्ट किया है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया है, ये कहाँ जा रहा हो, ये ठहर गया ऊपर करने, ये क्रिकेटर को पता चल जाता है। और अब बड़ा अरसा हो गया, मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। द मोर ब्यूटिफुल प्लेयर इज़, द मोर वुड बी काइंड ऑफ अ ट्रीट फॉर यू टू डिस्क्राइब द शॉट, इसकी प्लेसमेंट, इसकी टाइमिंग, बैट्समैन का फुटवर्क। तो ये चीज़ें जो है बड़ा एंजॉय करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट। जब पाकिस्तान के इंजमाम लगाते थे या फिर अफरीदी खेलते थे, शॉट मेकर्स में फिर असद शफीक का कोई सानी नहीं था, अजहर अली जम के खेलने वाले बैट्समैन हैं। तो बाकी ये कि इनकी क्रिकेट को, जब क्रिकेट बोर हो रही हो ना, ये काम उस वक्त कमेंटेटर का होता है कि उसको में रंग कैसे भरना है। फिर ये है कि आप एंकर हैं कि आपको कि मुझे बैठा दिया जाए। अभी हम देखिए, मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं अब्दुल कलाम आज़ाद को भी पढ़ लेता हूँ, मैं गालिब को भी पढ़ लेता हूँ, मैं मीर को भी पढ़ लेता हूँ। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पता है, मुझे नो अ बिट ऑफ, मैं मीटियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश क्रिकेट ब्रॉडकास्टर उनको पता होती थी। तो ये इसमें टर्म्स हैं, कॉइन्स हैं, वर्ड्स हैं, क्लेशे हैं। यू सी, अब ये जो सारे इंसिडेंट होते रहे हैं, इसमें आप बैठकर माइक्रोफोन पे किसी पे लान तान नहीं कर सकते। वन शुड हैव कंट्रोल ओवर हिज लैंग्वेज। तो उसमें ज़रूरी है कि आप बड़ी अच्छी मिसालें दें, बजाय इसके कि आप अपने साथियों के बारे में कोई मनफी बात करें। दूसरा एक जो ट्रेजेडी है ना, वो आपके लिए वो ये है कि इस अहद के जो बाबे हैं वो बेईमान हैं। मैं अपने आप को एक बाबों में समझता हूँ। वो जेलस भी हैं, उनमें कालस भी है, और वो सही बातें नहीं करते। अब क्रिकेट में देख लेना, जो साबिक चेयरमैन, दुनिया में कई साबिक चेयरमैन आकर समाखराशी नहीं करता, वो आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। और जी ये देखें, ये चेयरमैन को चाहिए कि इंक्वायरी शुरू करे जो इल्ज़ाम लगाया एक टीवी एंकर ने बाबर आजम पर। भाई क्यों इंक्वायरी करें?
सारा पाकिस्तान रोज़ कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाता है। जिसके पास अब मोबाइल फ़ोन है या एक छोटा सा माइक है, वो प्रोग्राम कर रहा है, वो एंकर भी है, वो सीनियर एंकर है, बल्कि उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कैमरा खोलते ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप समझते हैं दर्द दिल है, जो कि मेरे ख्याल में होगा अगर है, तो सीधा आप जाएँ, इदारे मौजूद हैं वहाँ जहाँ पे इल्ज़ाम लगाएं, साथ प्रूफ दें। आपके पास फाइल बोलती है, कागज़ बोलते हैं। वैसे हवा में तीर चलाने का मतलब ये है कि हम लोग जो पहले टीम के हवाले से परेशान हैं लोग, उनको मज़ीद मायूस करना, फिर उससे बढ़कर आपको जो मैसेज बाहर जा रहा है, लोग हंसते हैं आपके। ये दुनिया में और कहीं ऐसे नहीं है। ये हमारी है कि जगहसाई के लिए हम कुछ सामान पैदा करते हैं, और इसमें बोलने वालों का बड़ा किरदार है। तो अल्फाज जो हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत का अंदाज़ा करना चाहिए, और जो बात करनी है वो आप किसी लाइटर वे में भी बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात होती नहीं जो बन जाती है। और मेरे ख्याल में माजी में जो जिन प्लेयर्स पर हमारे इल्ज़ामात लगे, उसमें उन प्लेयर्स का कसूर कम था। जो इदारा है सबसे बड़ा PCB, वहाँ पे सहूलतकार ज़्यादा थे। देखें, जो ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर होते हैं ना, जैसे मोहम्मद आसिफ को मैं बड़ा मिस करता हूँ। मेरी उससे कोई, मुझे सारे उनकी मनफी शख्सियत के मनफी पहलुओं का पता है, लेकिन ये जुल्म हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। वो 300 आउट करने वाला बॉलर था, 400 आउट करने वाला बॉलर था। ग्रेट इमरान खान ने भी कहा था कि जिस तरह वो गेंद को ऐसे एक ही एक्शन से बाहर, वो कि सलमान बट की अभी तक वो पाकिस्तान के कप्तान होते हैं। सिमिलरली मुझे बताया मोहम्मद आबिद का क्या कसूर था कि वो एक मॉडर्न बैकग्राउंड से आया था। देखें, जो अगर मॉडर्न बैकग्राउंड बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि जो ये चीज़ सारे फ़र्क, ये एहसास लताफत ख़त्म कर देती है। जो गुरबत है ना, या जो मॉडर्न बैकग्राउंड है, वो चीज़ें ख़त्म कर। ये तो अब बोर्ड जो एक इदारा है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्कैनिंग करनी चाहिए। फिर ऐसे अफराद होने चाहिए जो कहें नज़र रखनी है तुसी राती। अगर हमारा मैनेजर जो है वो लोगों को लेके, लड़कों को लेके खाने जा रहा होगा, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो खैर ये चीज़ बड़ी आम हो गई, अब तो पैसे लिए जाते हैं बाकायदा। या जो हमारे मैनेजर हैं वो इज़्ज़त वाले आदमी, बड़ा ऊंचा, वो दवाई खा के सो जाएंगे, तो प्लेयर तो कोई इधर चल जाएगा, कोई उधर चल जाएगा। मैंने खुद देखा कैंची चप्पलें पहन के बाजारों में घूमते हुए लोगों के साथ खाने खाते हुए। तो इस पे हम लोग ये काम करते हैं, कल्चर हमारी टीम में है। तो ये इसको हाईलाइट अगर करना है तो तरीके से करना है, ताकि जो अब एक और बात होती है, अब क्रिकेट बोर्ड के बड़े जिम्मेदार, मैं क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में बैठा हुआ, तो उसने कहा यार ये लगता है कि जो हमारे खिलाफ हर वक्त बोलते रहते हैं ना, ये जेलस है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये कि मेरे बारे में ना कहें कि मैं जो उनके बारे में करूँगा, उल्टी सीधी बात करूँगा, इनकी उम्र की बात करूँगा, इनकी तनख्वाह की बात करूँगा मीडिया चैनल पर बैठ के। तो समझे कि यार ये जेलस। तो आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये जो अहमियत है या गैरत है, ये बड़ी चीज़ है। सेल्फ इस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो एंकर की भी होती है, मीडिया में उनमें बड़ी तमकनत होती है। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि बहुत पुरानी चल रही हैं, क्योंकि मैंने ज़िम्मेदार की और इनकलाब की और मिलाप की फ़ाइलें देखी हुई हैं पुराने अखबारों की। ये उस ज़माने में भी साफ़ ही ऐसे काम करते थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब स्काई इज़ द लिमिट। जैसे ये बताइएगा कि आप के जो साथी, ऐसे कौन से आप के साथी कमेंटेटर जिनको आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उनके साथ कमेंट्री करने का? मैं सबके साथ इन्जॉय करता हूँ। मैं जाते ही इन्जॉय करने के लिए, कोई भी हो जाए। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमें घूमना फिरना चाहिए, अच्छे होटलों में रहना चाहिए, सारे काम करता हूँ, सबके साथ इन्जॉय करता हूँ। मेरी किसी कमेंटेटर के साथ कभी मुखासमत नहीं है, ना मैं उनकी बैक बाइटिंग करता हूँ। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये महसूस किया कि सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। खुद कमेंटेटर जो वो बीच में गुगलियाँ मारते हैं लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैंने देखे जी, माँ सवाए मैंने खैर लंबी गुफ्तगू की हुई है जमशेद मार्कर साहब से, लेकिन मैं उमर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद चिश्ती, मुजाहिद, मुनीर हुसैन साहिबान जो हैं, हसन जलील, मोहम्मद इदरीस साहब, ज़ैदी साहब, फिर तनवीर इकबाल साहब, हमीद अख्तर का मैंने सिर्फ बताई, उनके साथ ये सबके साथ कमेंट्रियाँ की हुई हैं। फिर अब जो एक और जनरेशन है जो मेरे बाद आई, जिसमें तारिक सईद हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अनीसुर रहमान हैं, और तारिक सईद का मैंने बता दिया ना। मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कमेंट्रियाँ कर, जो अमजद अजीज़ मलिक हैं पेशावर में, वो बच्चे कमेंटेटर, इन सब के साथ कर ली हुई है, और बड़ा अच्छा लगता है। फिर रमीज़ और आमिर सुहेल के साथ भी की हुई है, यू नो, मैनी अदर्स, यू नो, नेम देम। और फिर अब हाँ, 106 पे बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, बात ज़ीशान हैं, और आप सुनते होंगे। सिमिलरली उनके और कोलीग्स हैं जो बड़ी अच्छी, अकील समर हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, वो करते हैं। फिर और कुछ वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, उनका बड़ा नॉलेज है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो मैंने तो सबके साथ एंजॉय किया। कुछ बड़े थे, ज़ाहिर है कि उनके साथ वो ज़रा एक डिस्टेंस रखना पड़ता है रिस्पेक्ट का, जैसे इफ्तिखार और चिश्ती, मुनीर हुसैन साहब या हसन जलील साहब, इनके साथ ज़रा और बात थी। लेकिन यहाँ मैं नाम भूल गया, तारिक रहीम साहब,
शहजाद हुमायूं मरहूम थे, इनके साथ मैंने फॉरेन टूर्स भी किए, यू नो, ये रेहान नवाज़, ये जाना हाउस होल्ड नेम्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोग इनको जानते हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने एक प्रोसेस के ज़रिए कमेंटेटर्स पैदा किए हैं who have गुड नेम इन देम। अब अली यूनुस आ गए, वो वकार यूनुस के भाई हैं, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं। तो मतलब ए लॉन्ग वे टू गो फॉर ऑल ऑफ देम जो भी आए हैं। लेकिन अब ये है कि क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले सर्दियाँ होती थी, काज़म ट्रॉफ़ी होती थी, विल्स कप होता था, कमेंट्री होती थी, या कोई टीम एक आधी आ जाती थी उसके मैचेस पर होती थी। अब तो इतनी क्रिकेट हो गई है कि आपका जो एम्पलीफाई हो गया है पैनल ऑफ कमेंटेटर्स एंड एक्सपर्ट, फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ भी, इमरान खान मेरे साथ एज एन एक्सपर्ट कमेंट्री करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ शुएब अख्तर हमारे साथ आके बैठते रहे। तो आमिर सुहेल की मुझे उनमें बड़ी स्पार्क है, इज़ ए गुड कमेंटेटर। तो ये सारे जो कमेंटेटर का मैंने जिक्र किया है, इसमें से बाज़ तो ज़ाहिर है कि बहुत सीनियर थे, पॉपुलरिटी के उन्होंने बड़े ऊंचे मुकाम हासिल किए और एक अपनी अलग से पोजीशन हासिल की। लेकिन ये कल्चर जो है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी। बाज़ लोगों के लिए बड़ी, क्योंकि आसानी से वो आ गए हैं, लिहाजा वो हर चीज़ को ईजी समझते हैं। लेकिन यह चीज़ बड़ी गहरी है, टाइम्स आप पकड़े जाते हैं तो उसका बड़ा नुकसान होता है आपको भी और क्रिकेट को भी। अच्छा सर, अब जो नौजवान नस्ल, नेक्स्ट जनरेशन है जो इस कमेंट्री की साइड पे आ रही है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसका सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप ज़रा ये खुद से जज कर लें कि आप इस काम के लिए मौजू हैं। पहली चीज़ है आपकी वॉइस क्वालिटी, वो इस काबिल है, एक ये बात होगी। क्रिकेट का आपका नॉलेज कितना है? अभी मैं आपको एक लेटर दूं जो मेरे बारे में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद ने लाहौर रेडियो को लिखा था, कोई अप्रूव हो ही नहीं सकता। आप क्रिकेट के सर्कल्स में कितने पॉपुलर हैं, आपकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए कितनी सूटेबल है, खेल का कितना इन डेप्थ नॉलेज है। ये नहीं कि ये जो इसमें आ रहा है, आपसे अगर पूछ लिया जाए, चलें कुछ पुरानी क्रिकेट के बारे में, ज़रूरी नहीं होता कि 52 या 54 टीम का आपको पता हो या 60 की टीम का पता हो, लेकिन आपका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और ये वक्त के साथ आता है। और जंप नहीं लगाने चाहिए। अब हर शख्स ये चाहता है कि आज मैं कमेंट्री शुरू करूँ और कल मैं PSL पे कर रहा हूँ कमेंट्री, या वो मैं TV पे कर रहा हूँ। जल्दी में हर शख्स है, ये वक्त लगता है। मैंने तो वक्त के साथ ही चीज़ें सारी सीखी हैं। मुझे 10 साल लग गए थे, नहीं 89 में शुरू किया, 95 में पहला टेस्ट मैच मुझे मिला था। आज तो जाते ही सीधे ही मिलता ही टेस्ट मैच है, या आपको टेस्ट मैच तो हमने वैसे ही अपने मुल्क में ख़त्म कर दिए हैं, हमारे वो इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से बर्बादी हो रही है। तो इसमें यह है कि आपको अगर शौक़ है तो एक आप यूँ करें, किसी नेट पे चले जाएं, वहाँ पे देखें। फिर अब आपके पास इतनी सहूलत है, इसमें इतने मैच पड़े हुए हैं। अब एक और चीज़ है, रटे रटाए जुमले हैं वही रिपीट करने हैं आपने। क्योंकि जो उर्दू है ना, ये बड़ी मुश्किल है। उर्दू इसलिए मुश्किल है कि कोई ऐसे सेट स्टैंडर्ड नहीं थे। आपको अंग्रेज़ी में तो 1000 कमेंटेटर मिल जाते हैं, बड़े ही मिल जाते हैं। उनको आप देख लें, शॉट किस तरह डिस्क्राइब करते थे, चौके को कैसे डिस्क्राइब करते थे, यू नो, यू हैव अ टिपिकल चॉइसेस वर्ड एंड यू नो कोटेशंस, यू नो, एंड डिस्क्रिप्शन, यू कैन लर्न अ लॉट। तो अब ये बड़ा आसान हो गया हुआ है, लोग कर रहे हैं, उल्टी सीधी गलत मलत अंग्रेज़ी और उर्दू भी बोल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चल रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये गिरफ्त भी होनी चाहिए। प्रोड्यूसर नाम की एक चीज़ होती है जो कि अब नहीं रही, पहले वो बता दिया करते थे। पहले तो घर से भी लेके आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए ना, ये चीज़ें हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान क्रिकेट को आने वाले टाइम में कैसा उसका मुस्तकबिल देखते हैं? मैं विशफुल हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है। उसकी वजह कि हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, झूठे, सेल्फिश और रातों रात नाम पैदा करने का ख्वाब लेकर आने वाले सफारशी। एक तो ये खिलाड़ी हैं जिनकी ये बिल्ड और स्किल है, पेरेंटहुड का इदारा है, वो भी ये चाहते हैं। मैं उस दिन TV पे बैठा हुआ था, बातें हो रही थी दूर की, तो मैंने कहा कि आज मैं सुबह देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जनाब हमारे कप्तान साहब अपने वालिद साहब के कंधे पर हाथ रख कर बातें कर रहे हैं और फिल्म बन रही है। तो मैंने कहा वैसे तो वो उनका आपस में बड़ा मिसाली प्यार मोहब्बत है, लेकिन वालिद साहब के कंधे पे हाथ रख के बात नहीं करते होते। यू सी, ये जो एक इन चीज़ों से बीमारी हो चुकी है। माइक के जो आदाब हैं, जो बात करना है, किसी को मुखातिब करना है या किसी के बारे में गुफ्तगू क्रिटिकल भी करनी है, तो इसके सर्टन नॉर्म्स हैं। क्रिकेट इसलिए भी बर्बाद हो रही है कि बोलने वाले इस पर जो है वो एक इतनी तादाद में ज़्यादा हो गए हैं, और मुझे लगता है कि जो टीम बनती है वो सोशल मीडिया पर देख कर मान जाती है कि उसको रखना है, इसको नहीं रखना।
मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि कोई 2-3 प्लेयर ऐसी टीम में मुसलसल शामिल रहे हैं जो कि ख़ास इलाके के मीडिया हाउसेस की सिफारिश पर, उनके प्रेशर पर आकर रखे गए। उनको एक्सटेंडेड उनकी सिलेक्शन रही नेशनल साइड, जो कि नहीं बनती, जस्टिफाई नहीं थी। अब आप देखें, मैं न्यूजीलैंड में एक साहब से राब्ते में हूँ जो वहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे। अब वो वहाँ पे कोच हैं वेलिंगटन फायरबर्ड्स के, उनका बेटा उनकी ए टीम में है न्यूजीलैंड की। तो मैंने कहा टीम वापस आ गई न्यूजीलैंड की, क्या हुआ? कहते लोगों को बड़ी दुख था, लेकिन लाइफ रमा दमा है। यहाँ पर अभी तक चीज़ें थम ही नहीं रही और बेहतरी के लिए कोई तजवीज़ नहीं देते। लान तान के लिए हमारे पास एक साइज़ है जो कि बड़ा डिसप्रपोर्शनेट है जो कुछ होता रहा इस मुल्क में। हमारी क्रिकेट जो है, देखें, ये जो लाहौर है, जैसे लाहौर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की थी। सदर्न का तो वो वेस्ट पंजाब था ना। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट मैच और रणजी ट्रॉफी पार्टीशन से पहले भी होती रही है। टेस्ट मैच तो नहीं होते रहे, रणजी ट्रॉफी होती रही है बागा जना में। तो ये एक हब था। लेकिन और यहाँ पर ज़ाहिर है कि उन क्रिकेटर्स ने, जिसमें राजा अमीर इलाही थे या फिर गुल मोहम्मद थे या कारदार थे, दे रिप्रेजेंट इंडिया, यू नो। तो अच्छा खासा टैलेंट यहाँ पर था। मोहम्मद निसार जो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, वो इंडिया की टीम में थे। तो हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है, अब भी नहीं है। सिर्फ स्टीम लाइन करने की ज़रूरत है और मेरिट को प्रिवेल करने की ज़रूरत है। आपकी क्रिकेट सालों के अंदर, 2-3 साल के अंदर अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट आवर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम हमारे साथ मौजूद थे, राजा असद अली खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, इट वाज प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम होगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।